कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि मैं अपनी कही बात पर अटल हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और अब मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा इसका फैसला द्रंग विधानसभा की जनता और हाईकमान करेगी। दरअसल कौल सिंह ठाकुर ने उपचुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर भाजपा प्रत्याशी अपनी पंचायत से जीत जाते हैं तो वे राजनीति से संन्यास लेंगे। अब कौल सिंह ने ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने पद्धर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी को उनके पंचायत से जीतने नहीं देंगे, जिसका असर बाकी जिलों में भी देखने को मिला और इसका फायदा रानी साहिबा को हुआ। उन्होंने कहा था कि मैंने ये भी कहा था कि अगर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर अपनी पंचायत से जीतते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं अपने इस कहे पर अटल हूं। अब द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता इसका फैसला करेगी कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। इतना ही नहीं, कौल सिंह ठाकुर ने कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को पंचायतों की जनसभा रद्द कर दी गई, लेकिन 15 अप्रैल को समारोह मनाया गया, तब कोरोना नहीं फैला। मैंने कहा था हम ब्रिगेडियर को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको उनके पंचायत से उनके इलाके से जीतने नहीं देंगे। उसका जो है असर बाकी जिलों में बड़ा हुआ, सभी जिलों में उसका फर्क पड़ा। उन्होंने कहा जी आपने रानी साहब के वोट बढ़ा दिए। और मैंने ये भी कहा था कि जो है अगर वो अपनी पंचायत से हम उनको नहीं लाएंगे तो मैं राजनीति से भी संन्यास लेने की सोच सकता हूं। इसका काफी असर पड़ा और रानी साहब को काफी फायदा हुआ है। अब आप लोग फैसला करेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। ये तो मैंने कहा था, मैं तो उस पर अटल हूं। मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना, लेकिन धर्म चुनाव क्षेत्र की जनता इसका फैसला करेगी कि मैंने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इसका फैसला आप लोग करेंगे। उधर पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कौल सिंह ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा में अथाह विकास करवाया और जिस भी विभाग की बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई उस क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया। प्रकाश चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस जोश से कार्य किया उससे भाजपा के नेता खुश नहीं है। जिस दिन चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डली उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा देखने लायक था। तो आप लोगों ने पीछे जो उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा क्षेत्रों में और एक पार्लियामेंट हलके में आपने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया। आप हमारे हर कार्यकर्ता ने जिस जोश से जिस होश से काम किया और चारों की चारें सीटें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की झोली में डाली, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो खुश नहीं है, आज बड़े दुखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का चेहरा तो उस दिन देखने लायक था जिस दिन चारों की चारें सीटें आप लोगों ने कांग्रेस की झोली में डाली। उधर पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर 8 बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं और इन्हें लंबा अनुभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता का आह्वान करते हुए कहा कि द्रंग के साथ साथ प्रदेश के लिए कौल सिंह ठाकुर को आगे लाएं और 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से इन्हें जिताएं। आप जहां 8 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लगातार आप जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है आपने विभिन्न विभागों का नेतृत्व किया है और उसके साथ आप विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इस नाते जो आपके पास अनुभव है, जो आपके पास सोच है, वो अन्य किसी नेता के पास नहीं है। तो आपके पास एक ऐसी सोच रही है प्रदेश को आगे ले जाने में जिसमें आपकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि हाईकमान जिसका नाम चयनित करेगा वही मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं को
मैं समझता हूं, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टारगेट है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीटें कांग्रेस जीते। 2022 की जो शुरुआत आप कर चुके हैं, 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं, तो लोगों की भावनाओं को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सर ये लोगों की भावना है। ऐसा है हमारा, ये ठीक है, हिमाचल के लोग जो है, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, अभी हिमाचल प्रदेश में 8 बार विधायक रह चुका हूँ, 4 बार मंत्री रहा, विधानसभा का अध्यक्ष रहा, 2 बार पार्टी का अध्यक्ष रहा है। लेकिन इसका फैसला, हमारा टारगेट है कि हमें हिमाचल प्रदेश में कम से कम 50 सीटें अपने विधायकों की जीतनी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। हाई कमांड ऑब्जर्वर भेजता है, ऑब्जर्वर से सभी विधायकों से बात करते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया अपना करके हाई कमान फिर जिसको बोलता है वही हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ये ठीक है, लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी है, उसके लिए मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन असली और अंतिम फैसला जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड ही करेगी। कौल सिंह ठाकुर ने अभिनेत्री कंगना रनौत को सलाह दी है कि अगर इतिहास का पता ना हो तो ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना कहती है कि आजादी 2014 में मिली, लगता है कंगना को इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। कंगना मंडी की है, उसके पिता कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे, लेकिन वो मोदी के गुणगान गाती है और मोदी के गुण गाकर के पद्मश्री ले रही है। पद्मश्री किस बात का मिला है ये पता नहीं। कौल सिंह ने कहा कि कंगना कहती है कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, आजादी तो भीख में मिली, और ये कहकर कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमको आजादी दिलाई, और ये कंगना रावत है, और कहती है आजादी तो 2014 में मिली, उसको इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। ये शहीदों का अपमान कर रही है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई हमने पढ़ी है, शायद उसने नहीं पढ़ी है। हालांकि मंडी भी है, उसके पिताजी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे, जानते हैं पवन जी, लेकिन वो मोदी जी के गुण गाती है, और मोदी के गुण गा करके पद्मश्री भी ले लिया है। पद्मश्री किस बात का मिला है मुझे पता नहीं है। और कहती महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, आजादी तो भीख में ली है, भीख में ली है, भीख में ली है, ऐसा कहती है। इस तरह से मैं कंगना रावत जी को सलाह दूंगा, अगर आपको इतिहास का पता ना हो तो ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। आप शहीदों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है जिन्होंने अंग्रेजों की काली कोठरियों में रह करके अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन निकाले हैं, जो फांसी के फंदे पर चढ़ करके आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उन लोगों का आप अपमान कर रहे हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी नहीं कहा कि ये गलत बोल रही है। उनको बोलना चाहिए था, उसका व्यक्तिगत विचार है, हमसे सहमत नहीं है, किसी ने नहीं कहा। और कई अंधभक्त कहते हैं हाँ 2014 में मिली, जब मोदी आया तब मिली, आजादी का जल्दी मिली। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा शिमला से हरिद्वार तक आरक्षण की शव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का समापन धर्मशाला में होना है। यह यात्रा सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी पहुंची, जिसके बाद नगर परिषद बद्दी में देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने बताया कि आरक्षण की शव यात्रा 15 नवंबर को शिमला से शुरू की गई और हरिद्वार में शव यात्रा का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दाह संस्कार किया गया। वहीं हर की पौड़ी पर पिंडदान भी हुआ। उन्होंने बताया कि यह शव यात्रा उनके और उनके साथियों के लिए चैलेंजिंग यात्रा रही है। वह किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके समाज का एक बड़ा हिस्सा इस देश में रहता है जिन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए वह स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका नुकसान स्वर्ण समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग उन्हें नहीं मिला है, वहीं कई प्रकार की धमकियां भी उन्हें मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार करने के बाद स्वर्ण समाज से जुड़े लाखों युवा 10 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां स्वर्ण समाज से जुड़े नेताओं का शुद्धिकरण किया जाएगा। हम लोगों ने जहां पर अपने अधिकारों की बात करी, किसी जाति विशेष के खिलाफ ना बात करके हमने अपने लोगों के अधिकारों की बात करी, अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करी। वहीं पर
ये इस तरीके के लोग इस यात्रा को एक जाति के नाम पर, एक जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, उनके खिलाफ इस यात्रा को बनाने का जो प्रयास किया वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश में खड़ा करता है कि इस देश का जो स्वर्ण समाज है, क्या उस देश के स्वर्ण समाज के लिए इस देश का संविधान नहीं? अगर इस देश के संविधान को 135 करोड़ लोगों के ऊपर लागू करने की बात की जाती है, अगर इस देश के संविधान को के अनुसार 135 करोड़ लोगों के अधिकारों की बात की जाती है, अगर इस देश में स्वर्ण समाज या इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की बात करता है, तो क्यों इस देश के स्वर्ण समाज को देशद्रोह का करार दिया जाता है उस संविधान के अनुसार? मेरा ये मानना है कि अगर इस देश का संविधान इस देश में रहने वाले स्वर्ण समाज का संविधान नहीं है, तो आज से हम मांग करते हैं, इस बद्दी क्षेत्र से हम मांग करते हैं कि इस देश में स्वर्ण समाज के लिए अलग से संविधान लिखा जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कालाअंब स्थित डिपो में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान यहां मौजूद किसानों को FCI द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर जानकारी दी गई। नाहन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उत्पाद विपणन समिति सिरमौर के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने की। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि FCI द्वारा जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उस पर जानकारी किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान FCI ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है और हिमाचल प्रदेश में कोने कोने तक खाद्य सामग्री पहुंचाई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कहीं भी खाद्यान्न की कमी इस दौरान दिखने को नहीं मिली और घर द्वार तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की कोशिश FCI द्वारा की गई। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो योजनाएं पिछले कोविड काल में जो 2 साल में पूरे प्रदेश देश में चला हुआ था, इसके बावजूद भी कहीं भी कोई खाद्यान्न की कमी नहीं रही। चाहे चावल की बात हो, चाहे आटे की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, जो भी राशन व्यवस्था घर द्वार पहुंचाई जा सकती थी वो भारतीय खाद्य निगम ने अवश्य पहुंचाई, उसमें कोई कोताही नहीं रही। उधर कार्यक्रम में पहुंचे FCI के उप महाप्रबंधक राजेश वर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत FCI द्वारा प्रदेश के सभी राज्यों से जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान FCI द्वारा कोरोना काल के दौरान सेवाओं के बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। साथ ही FCI के जो कर्मचारी इस कोरोना काल के दौरान शहीद हुए, उनको भी विशेष रूप से याद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि FCI ने कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ खरीद हिमाचल प्रदेश के भीतर किसानों से की है। गत वर्ष किसानों से 1,30,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, वहीं मौजूदा में करीब 2 लाख क्विंटल धान किसानों से खरीदा जा चुका है, जिसकी एवज में करीब 40 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। मैं सबसे पहले जो कोरोना वीर भारतीय खाद्य निगम के कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी जो इस दौरान शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में भी रिकॉर्ड खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई। गेहूं और धान की लास्ट ईयर गेहूं की खरीद 13,000 क्विंटल 1,30,000 क्विंटल खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की गई। उसका भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों को दिया गया। इस साल भी पहली बार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक 2 लाख क्विंटल धान खरीद की जा चुकी है, जिसका लगभग 40 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा चुका है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।